हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 1 हिंदी व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। क्या कहता है पाठ? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण क्या है, इनका क्या महत्व है, आइए व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करें। भाषा के विभिन्न रूप, बोलियां और साहित्य के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। भाषा मानव समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन है। वैसे तो संप्रेषण संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे बस का कंडक्टर सीटी बजाकर चालक को बस चलाने या रोकने का संदेश देता है। गूंगे बहरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों को आपस में समझते हैं और समझाते हैं। छोटा बच्चा रोकर या हंसकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है। ये सभी सांकेतिक भाषा के रूप हैं, लेकिन इन्हें भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि संकेतों के द्वारा प्रत्येक बात नहीं समझाई जा सकती। इस चित्र को देखिए और इस दूसरे चित्र को देखिए। ध्वनि से शब्द बनते हैं। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण बनता है, जैसे क, ख, ग आदि। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है, जैसे कलश। अगर कलश में आए वर्णों को क्रम के अनुसार ना लिखे तो शलक या लकश भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय निश्चित क्रम और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। इसे इस प्रकार समझें। ध्वनि, लिखित रूप, वर्ण, निश्चित रूप, शब्द, सार्थक मेल, वाक्य, अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर भाषा। स्पष्ट है कि भाषा के मूल में ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियां ही भाषा का रूप ग्रहण करती हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में ABCD आदि इनके उदाहरण है। भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली व समझी जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगला आदि। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप मौखिक, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। इसके द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप नहीं है। सीरियल, नाटक, फिल्म आदि में कलाकार संवादों का उच्चारण बोलकर ही करते हैं। कक्षा या वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषण देते समय छात्र बोलकर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए। रेखा, तुम कैसी हो? सुरेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इस चित्र में बच्चे एक दूसरे से बात करते समय मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप प्रयुक्त होता है। हम पत्र व्यवहार में भी भाषा के इसी रूप का प्रयोग करते हैं। यह रूप भाषा को मानकता प्रदान करता है। जैसे इस चित्र को देखिए। इस चित्र में बच्चे लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लिखित भाषा का महत्व, यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। किसी तथ्य या विचार को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप, हिंदी भाषा में जो बोली बोली जाती है, उसका साहित्यिक नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आजकल भारत में यही खड़ी बोली प्रयोग में ली जाती है, जिसमें
देशी विदेशी दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। इसमें संस्कृत, पाली, राजस्थानी, ब्रिज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू तथा प्राकृत आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही संपर्क भाषा भी कही जाती है। हिंदी के विविध रूप: संपर्क भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। संपर्क भाषा जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम या पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। मातृभाषा मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। माँ बच्चे के सबसे नजदीक होती है। बच्चा अपनी माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चों की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीख लेता है। इस तरह वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी आदि। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मानक भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस मानक रूप को मान्यता प्रदान की गई है वही भाषा का मानक रूप है। समय परिवर्तन व वैज्ञानिक उन्नति के कारण भाषा को नए रूप में लिखा गया। भाषा को निश्चित रूप में लिखने को ही मानक भाषा कहा जाता है। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी संबंधी नियम: विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं। जैसे मोहन को संज्ञा, उसको सर्वनाम आदि। संयुक्त क्रियाएं तथा अव्यय लिखे जाएंगे। जैसे खा चुका है संयुक्त क्रिया। कुछ शब्दों के दो दो रूप भी मान्य हैं। जैसे गर्दन गर्दन, सर्दी सर्दी, दोबारा दोबारा आदि। हिंदी में शब्द के अंत में प्रायः हलंत नहीं लगाया जाता है। जैसे सन सन, विद्वान विद्वान आदि। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुख दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे दौड़कर, आकर, लिखकर आदि। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः दंड के स्थान पर दंड आदि। चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे हंस एक पक्षी, हंस हंसना क्रिया आदि। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में या व के स्थान पर स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। जैसे नई के स्थान पर नई तथा हुआ के स्थान पर हुआ आदि। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ यह ही रहेगा। जैसे स्थायी, दायित्व आदि। यहाँ यह के स्थान पर ई नहीं आएगा क्योंकि यह मूल तत्व के रूप में विद्यमान है। तत्सम शब्दों के तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में द्वैत्व मूलक व्यंजन को न लिखने की छूट है। जैसे तत्व, तत्व, अर्ध, अर्ध आदि। राजभाषा जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं: भारत में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये हैं संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथली, सिंधी। संविधान की धारा
343 से यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। इसी संदर्भ में धारा 351 में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और इसका इस तरह से विकसित करे कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू भाषा है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही प्रयोग में लाई जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है जबकि बोली एक उच्चारण तक ही सीमित है। बोली में व्याकरण और सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोक कथाओं एवं लोकगीतों को अधिक महत्व दिया जाता है। लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और यह चिन्ह निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वर्ण को क इसी तरह ही लिख सकते हैं, किसी और तरह से नहीं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा हिंदी लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी। साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के सुरक्षित कोश के अध्ययन, जीवन के अनुभव तथा अपने चिंतन के माध्यम से ज्ञानी लोग अपनी बात पाठकों के समक्ष रखते हैं। अपनी बात को कहने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना ढंग होता है। मूल रूप से साहित्य की रचना दो रूपों में की जाती है जिन्हें साहित्य की विधा कहते हैं। गद्य साहित्य निबंध, पत्र, कहानियों, नाटकों आदि में विचारों को व्यक्त करने या अपनी बात को प्रकट करने के लिए जिस रीति को अपनाया जाता है उसे गद्य कहते हैं। जैसे दादी माँ चिड़िया की बच्ची, बसंत भाग 2 आदि कहानियां, नीलकंठ, हिमालय की बेटियां आदि निबंध इसमें सम्मिलित हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत रहीम, कबीर, दोहे, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयां, सोरठे तथा हर प्रकार की छोटी बड़ी कविताएं सम्मिलित है। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। व्याकरण हर भाषा के अपने नियम होते हैं। इन नियमों की सुरक्षित जानकारी के अभाव में ना तो भाषा को शुद्ध रूप से बोला जा सकता है और ना ही शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा सीखने के लिए उसके नियमों को जानना आवश्यक होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, जैसे क, प, प, म आदि। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि पर विचार किया जाता है, जैसे अध्यापक, विद्यालय, पुस्तक आदि। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने के ढंग और विराम चिन्हों का वर्णन होता है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसी भाषा के ज्ञान को संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य रचना दो रूप में की जाती है, गद्य एवं पद्य। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।